नमस्कार साथियों। समाधान एक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन पर टेस्ट सीरीज के दौरान विद्यार्थियों ने या तो आपत्ति दर्ज की या उन्हें कठिन माना, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो देखो यहां पर कि यह सिंधु सभ्यता यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल लौकिक सभ्यता, शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, तो यह लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो देखो धार्मिक तत्व उपस्थित था, इस बात का तो पता चलता है धार्मिक रीति रिवाजों का कि किस प्रकार के क्या रीति रिवाज थे, लेकिन प्रभावशाली नहीं था। इस बात का हम प्रमाण ये कह सकते हैं कि जैसे स्पष्टतः देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली हैं, क्योंकि जैसे नारी मूर्तियां मिली हैं उन्हें हम मात्र देवी की मूर्तियां मान सकते हैं, ये केवल एक अनुमान है। ठीक है, मोहर पर पशुपति महादेव के चित्र की मोहर मिली है, तो ये एक सीमित मात्रा में है ऐसी मोहरें, तो इसका मतलब धार्मिक तत्व उपस्थित था, लेकिन मंदिर आदि के कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, यज्ञ परंपरा के भी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिल रहे। हालांकि कुछ स्थानों से हवन कुंड या अग्निवेदिकाएं मिल रही है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो इसमें ये सही होगा। तो ये कथन तो सही है यहां पर। फिर इस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि देखो मोहनजोदड़ो से कपास के प्रमाण, सूती कपड़े के प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि जो यूनिकॉर्न प्रतीक की मोहरें हैं वो सूती कपड़े में लिपटी हुई मिली हैं, चांदी के बर्तन में। इसके अलावा कालीबंगा से जो उस्तरा है कांसे का बना, वो कालीबंगा से जो उस्तरा मिला है वो भी सूती कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और राखीगढ़, इन तीनों स्थानों से, तीनों स्थान कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और राखीगढ़। इन तीनों स्थानों से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये दोनों कथन सत्य हो गए, तो इसमें होगा 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरातत्व के विकास के चरण में, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के चरण में संबंध में असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित देखना पहला, 1921 दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। बिल्कुल सही है ये तो, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जॉन मार्शल के सानिध्य में उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। यद्यपि अवशेष तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने देख लिए थे, लेकिन उत्खनन का कार्य है वो 1921 में, तो ये तो सही है। फिर 1955 में, तो 55-56 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। बिल्कुल ये भी सही है 55-56 में। तो ये अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, SR राव को समुद्री पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है यहां पर कि SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का कार्य, तो लोथल में उत्खनन का कार्य SR राव द्वारा, बिल्कुल सही है। 1990 में RS विष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ। तो देखो 1967 में तो धोलावीरा में उत्खनन का कार्य करते हैं JP जोशी, और 1990 में RS विष्ट, तो 1990 की बात कर रहा है RS विष्ट, इसका मतलब ये भी सही है। फिर उसके बाद में 2013 में अमरेंद्र नाथ रहते हैं उत्खनन प्रथम, क्योंकि 2012-13 में तो द्वितीय चरण का उत्खनन होता है। प्रथम चरण में अमरेंद्र नाथ ये 1969 में रहते हैं। ठीक है, यहां 12 में रहेगा बसंत सिंधे, 12-13 में, 2012-13 में, क्योंकि मैंने 12 इसलिए बोला है कि 12 में बसंत सिंधे, याद किया ये 12-13 में है, तो 12-13 में बसंत सिंधे ये उत्खनन करते हैं। तो इसका मतलब यहां सन के साथ व्यक्ति का मिलान है वो सही नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सत्य कथन तो हो गए 1, 2 और 3, और ये 4 नंबर का है वो असत्य है। ठीक है, तो असुमेलित पूछा है, इसका मतलब इसमें असुमेलित कौन सा हो गया? 4 नंबर का ऑप्शन, कि 2013 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ में खुदाई शुरू की थी, जबकि 2012-13 में कौन करते हैं? बसंत सिंधे। अमरेंद्र नाथ 1969 में ही कर देते हैं।
ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन विकल्प 4 सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आवासों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य एवं नालियों के निर्माण हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देखो दो चीजें यहां पर। पहली बात कि किस स्थल से आवासों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटें, तो कच्ची ईंटें तो कई स्थलों से हैं, जैसे कालीबंगा से भी कच्ची ईंटों के प्रमाण हैं, बनावली से भी कच्ची ईंटों के आवास बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा लोथल से भी कच्ची ईंटों के प्रमाण हैं। अब उसके साथ में क्या है कि नालियां हैं, उनके निर्माण में पक्की ईंटें, कि भवन हैं वो तो कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन नालियां हैं वो पक्की ईंटों की हैं। तो इसके संदर्भ में आपको देखना है, देखो कि मोहनजोदड़ो से भवन और नाली दोनों ही पक्की ईंटों के हैं, दोनों पक्की ईंटों के। इसका मतलब ये तो मेल नहीं खा रहा है। फिर उसके बाद में बनावली, बनावली से मकान तो कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन नाली व्यवस्था के प्रमाण नहीं है, नाली व्यवस्था के प्रमाण नहीं है, व्यवस्था के प्रमाण नहीं। तो इसका मतलब ये दो तो हट गए। कालीबंगा, देखो कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, ठीक है, और नाली व्यवस्था के यहां स्पष्ट प्रमाण नहीं है। आवास वाले जो क्षेत्र हैं, आवास वाले में यहां देखो दो चीजें हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग स्थल हैं वो दो भागों में हैं, दुर्ग भाग और नगर भाग में, ठीक है। तो यहां दुर्ग भाग में कुछ नालियों के प्रमाण हैं, ठीक है, लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, आवासों में। तो यहां पर आवासों के निर्माण में, तो आवासों के निर्माण में यानी उस जो नगर भाग है उसमें नाली व्यवस्था के प्रमाण कालीबंगा से नहीं मिले हैं। हालांकि एक लकड़ी की नाली के प्रमाण जरूर मिले हैं, तो लकड़ी की नाली के जरूर प्रमाण हैं, लेकिन पक्की ईंटों की नाली के प्रमाण यहां से आवास क्षेत्र से नहीं है। लोथल, देखो लोथल से मकान भी कच्ची ईंटों के हैं, पहले ये बात भी सही है, और जो नालियों में प्रयोग है वो पक्की ईंटों का है। अच्छा, नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग कैसे देखने को मिलता है, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना कि वैसे जो विशाल सार्वजनिक स्नानागार है वो तो है मोहनजोदड़ो से, लेकिन पंक्तिबद्ध 12 स्नानागार जो एक नली से जुड़े हुए हैं और वो नली पक्की ईंटों से ढकी हुई है, तो वो पंक्तिबद्ध 12 स्नानागार लोथल से हैं, 12 स्नानागारों का समूह है, गारों का समूह है, और जो पक्की नाली से ढका हुआ है, तो इसमें उतरा जाएगा लोथल, ठीक है, कि ये दोनों चीजें कहां से मिल रही हैं, लोथल से, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्यकूट का चयन कीजिए। तो देखो राजा सुदास जिसके संबंध में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने दशराज्य युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, त्रित्सु जन या वंश से संबंधित था, ये सही है। देखो सही, इस मामले में यहां ये भरत जन का था, इसके जन यानी कबीले का नाम तो था भरत, और वंश का नाम था त्रित्सु, त्रित्सु, तो यहां पर ओब्लिक दे दिया, जन या वंश दोनों नाम जोड़ दिए, तो इसका मतलब ये सही है कि त्रित्सु वंश से संबंधित था। यद्यपि जन कबीले का नाम तो क्या था, भरत, ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है, कबीले का नाम है भरत जबकि वंश का नाम है त्रित्सु। चलो तो ये सही है। अच्छा, फिर उसके बाद में, अच्छा इससे पहले ये बताता हूं, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो रावी को ऋग्वेद में कहा गया पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य, ठीक है। फिर अगला कथन, एकवेमा द्वितीय ब्रह्म सूक्ति का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, बिल्कुल छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में है इसका उल्लेख, ठीक है, कि ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद में कि ब्रह्म एक है, सत्य है, या सब कुछ ब्रह्म में ही समाहित है, तो ये छांदोग्य उपनिषद। अच्छा एक बात और, कृष्ण का प्रथम उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में ही है, वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें हो गया 1 और 2 दोनों सही हो गए, हाँ 1 व दोनों सही हैं, तो 3 नंबर का विकल्प हो जाएगा। आगे चर्चा करें, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो
उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में कर्मकांडों की महत्ता बढ़ी। बिल्कुल देखो, यज्ञ जटिल हो गए, खर्चीले हो गए, और कर्मकांड पहले की तुलना में यज्ञ भी दो प्रकार के, निमित्तिक, नित्यक और निमित्तिक। तो निमित्तिक जो अवसर विशेष पर किए जाते, और नित्यक जिनमें पंच महायज्ञ सबसे प्रमुख थे, अर्थात दैनिक जीवन में प्रत्येक गृहस्थ द्वारा नियमित किए जाते। तो ये यज्ञों में कर्मकांड बढ़ा है, तो कर्मकांड की महत्ता बढ़ी। ये सही। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण और अग्नि, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये तीन महत्वपूर्ण देवता थे क्रमशः। उत्तर वैदिक काल में इनके स्थान पर तीन महत्वपूर्ण बन गए, प्रजापति, विष्णु और शिव, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। विष्णु और शिव ये बन गए इनके स्थान पर। तो इसका मतलब इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई उत्तर वैदिक काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा, रूपाकार, तो ये देखो त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसका मतलब त्रिमूर्ति की अवधारणा, तो ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद में अवतारवाद में विश्वास, यहां नहीं, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ये होता है पौराणिक काल में, जब भागवत धर्म का प्रचलन होता है। ठीक है, तो भागवत धर्म, और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल, या फिर क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में अवतारवाद का, या मत्स्य पुराण में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बाद का है, यह है पौराणिक काल का, पौराणिक काल। और मत्स्य पुराण में सबसे पहले ये अवतारवाद देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। तो इसमें उत्तर के रूप में हो जाएगा 4 नंबर, अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, जबकि अवतारवाद ना तो ऋग्वैदिक काल की विशेषता है, ना उत्तर वैदिक काल की विशेषता है, ये पौराणिक काल की है, जब भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का प्रचलन होता है तब। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन्य में सम्मिलित नहीं है। तो देखो पंचजन्य कौन से हैं? अनु, यदु, पुरु, द्रुहे और तुर्वस। तो अनु, यदु, पुरु, द्रुहे और तुर्वस, तो भरत इसमें शामिल नहीं है, तो ये भरत आ जाएगा इसमें। ये पंचजन्य में शामिल नहीं था, भरतजन्य कबीला। फिर उसके बाद में, हालांकि ये आर्य कबीला था, दशराज्य युद्ध में आर्य और अनार्य दोनों कबीले शामिल होते हैं, दोनों युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये आर्य कबीला है, लेकिन पंचजन्य में शामिल नहीं था भरत। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने, अच्छा ये 44 वगैरह ये क्रम संख्या इस रूप में दी गई है कि आपके जो टेस्टों में जो प्रश्न थे, जिनमें कि जिस प्रकार से जो आपत्ति आई उस हिसाब से। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति एवं कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? देखो इसको दो प्रकार से पढ़ना है आपको, कि एक मंडल, तो एक मंडल जिसमें 30 सदस्य हैं, और ये मंडल 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बना हुआ है, 6 समितियां। ठीक है, अब कई बार इस मंडल को दे देते हैं समिति, इन समितियों को दे देते हैं उप समितियां, क्योंकि ये मेगस्थनीज की कोट से मूल रूप से क्या है, जो यूनानी ग्रंथों ने उल्लेख किया, हालांकि मेगस्थनीज की इंडिका तो मिली नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति लेखकों ने उसके उदाहरणों के माध्यम से अपने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया और उनको एक जगह कर लिया स्वानवेक नाम के विद्वान ने। ठीक है, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया किसने? मैक्रिंडल ने। अब अलग अलग जब हमारे यहां तक पहुंचते पहुंचते ये जो 30 सदस्यों का मंडल है, इसको कई बार हम बोल देते मंडल की जगह बोल देते समिति। तो अगर मंडल में 30 सदस्य और उस मंडल में समितियां कितनी हैं? 6। ठीक है, 5-5 सदस्यों की। लेकिन अगर ये पूछे कि समिति, एक समिति है, उस समिति में तो 30 सदस्य हैं और फिर इस समिति में 30 उप समितियां हैं, 30 उप समितियां, सॉरी 6 उप समितियां, नाम आ गए, 6 उप समितियां, उप समितियां, और इन उप समितियों में 5-5 सदस्य हैं, तो 5-5 सदस्यों की 6 उप समितियां। तो अब देखो इसमें मंडल किसी में भी नाम नहीं है, इसका मतलब यहां एक समिति और 6 उप समितियां। अदरवाइज क्या होता? एक मंडल और 6 समितियां। तो या तो होगा एक मंडल और 6 समितियां, तो मंडल में तो 30 सदस्य और समितियों में 5-5 सदस्य, 6 समितियां। जबकि यहां एक समिति और 6 उप समितियां,
तो यहां मंडल नहीं है, इसका मतलब एक समिति और 6 उप समितियां, तो पहले में आ गया एक समिति एवं 6 उप समितियां, तो पहला ये विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये नगर प्रशासन के लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मेगस्थनीज या यूनानी लेखकों ने प्राय जो समिति में सदस्यों की संख्या बताई है, जो मंडल बताया है वो 30 सदस्यों का ही होगा, या समिति होगी वो 6 समितियां ही होंगी, या उप समितियां होंगी तो वो 6 ही होंगी, उनमें सदस्य होंगे तो 5-5 ही होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक स्रोत रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं? तो देखो, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है, यद्यपि यह गुप्त काल की है, रचना इसकी गुप्त काल में होती है। देखो, विशाखदत्त की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक देवी चंद्रगुप्तम, एक मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये देवी चंद्रगुप्तम गुप्त काल के बारे में, इस ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी के बारे में जानकारी देती है। तो एक तो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम। काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की काव्य मीमांसा, राजशेखर। और हर्षचरित बाणभट्ट की, ये तो तीनों ही जानकारियां देते हैं। बस राजशेखर वाली काव्य मीमांसा है, उसमें रामगुप्त का उल्लेख सरमगुप्त के नाम से है, सरमगुप्त। बाकी ये तीनों स्रोत जानकारी देते हैं। इसके अलावा बहुत से, जैसे ये पुरातात्विक स्रोतों में अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र है, या गोविंद चतुर्थ का केम्बे और सांगले ताम्रपत्र है, वो भी रामगुप्त के बारे में आंशिक रूप से जानकारी देते हैं। तो ये तो तीनों ही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी 4 नंबर का आ जाएगा इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा गुप्तकालीन मंदिर शिखरयुक्त निर्मित है? तो देखो, सांची का मंदिर, ये तो जो 17 नंबर का है, तो ये तो नहीं है शिखरयुक्त मंदिर, क्योंकि ये तो गुप्त काल का पहला मंदिर है। गुप्त काल के शुरुआत के मंदिर सपाट हैं, उन पर शिखर नहीं है। पहला शिखरयुक्त मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। उससे पहले जो भी मंदिर बने हुए हैं वो सपाट छत के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पहला गुप्त काल का ही प्रथम मंदिर है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये गुप्त काल का प्रथम मंदिर है। और मंदिरों का निर्माण भारत में गुप्त काल से ही माना जाता है, व्यवस्थित रूप से मंदिरों का निर्माण। फिर तिगुआ वाला, ये भी देवगढ़ वाले से पहले है, तो इसका मतलब ये दोनों तो शिखरयुक्त नहीं है, यहां पर ये 2 तो कट गए, शिखरयुक्त नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भारत में बना हुआ पहला शिखरयुक्त मंदिर है, पहला पंचायतन समिति उसका शैली का मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध यही मंदिर है, और पहला नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, तो नागर शैली मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, एक नागर, एक द्रविड़, एक बेसर। आप याद भी कर सकते हो, नागर है वो उत्तरी भारत की शैली है, द्रविड़ है वो दक्षिण भारत की शैली है, और इन दोनों का मिला जुला रूप है वो है बेसर शैली। तो याद कैसे करो कि नागर यानी नॉर्थ, ठीक है, द्रविड़ दक्षिण, इसको हिंदी में याद कर लो, और बेसर दोनों का मिला हुआ, तो मिलेड़ी है बेसरम है बेसर। ठीक है, तो याद हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। फिर पंचायतन शैली का मतलब, जैसे शिखर बने हुए हैं, ये मंदिर है और इसमें ये जो इसको रेखा शिखर बोलते हैं, ये शिखर सबसे पहले इस देवगढ़ वाले में मिलता है। चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे शिखर और बने हुए हैं, एक ये मुख्य शिखर, 5 हो गए, तो इसको कहेंगे पंचायतन शैली। तो चाहे शिखरयुक्त मंदिर पूछे, चाहे पंचायतन शैली का मंदिर पूछे, और चाहे नागर शैली का प्रथम मंदिर पूछे, ठीक है, वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्त काल का पहला शिखरयुक्त मंदिर है, या नागर शैली का मंदिर है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसमें विष्णु की शेष शाही प्रतिमा है। ठीक है, तो शेष नाग पर सोए हुए विष्णु, जिनके पैरों की तरफ लक्ष्मी जी बैठी हुई है, तो ऐसा जो मूर्ति देखते हैं वो देवगढ़ में मिलती है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। भीतरगांव, ये कानपुर में है, ये भी शिखरयुक्त मंदिर है। अच्छा, अब तक ये सब मंदिर पत्थर से बने हुए हैं, ये भीतरगांव वाला, कानपुर वाला, ये ईंटों से बना हुआ है। देखो, गुप्त काल के बहुत कम मंदिर हैं जो ईंटों से बने हुए हैं। कुछ मंदिर हैं जिनमें ये भीतरगांव
का मंदिर है या सिरपुर का मंदिर है, ये कुछ मंदिर ही हैं जो ईंटों से बने हुए हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और ये भितरगांव कानपुर वाला मंदिर, ये ईंटों से निर्मित है, ये भी शिखर युक्त है। तो इसका मतलब इसमें हो गए सी और डी, ये दोनों इसमें कौन से में आ गया, 2 नंबर, केवल सी और डी, ये दोनों के दोनों शिखर युक्त मंदिर हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो, पहले बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, बिल्कुल कालांतर में बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार फैल गया, तो ये तो उत्तर हो गया, ये तो पतन का कारण है। फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन, तो बिल्कुल ये भी बौद्ध धर्म का पतन, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय बन गए, तो कौन किस संप्रदाय का अनुयायी बने, तो ये भी उसके पतन का एक कारण होगा। फिर उसके बाद में संस्कृत भाषा का बौद्ध ग्रंथों की भाषा बनना, यह भी पतन का कारण, क्यों, क्योंकि पहले देखो संस्कृत ग्रंथ जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे या वैदिक धर्म के ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे, संस्कृत जन भाषा नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जन भाषा संस्कृत न होने के कारण ये केवल विद्वानों की, पुरोहितों की भाषा थी, तो लोग इन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए जन भाषा वाले ग्रंथों, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए और इनके उपदेशों का संकलन भी क्षेत्रीय भाषाओं में, पाली, प्राकृत आदि में हुआ, तो लोग इनकी ओर ज्यादा आकृष्ट हुए। लेकिन अब इनका साहित्य भी संस्कृत में सृजन होने लग गया, तो इसका मतलब यह भी एक कारण मान सकते हैं हम पतन का, कि भाई वही वैदिक धर्म में एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वैदिक धर्म की भी एक कमी ये थी कि उनके धर्म ग्रंथ जन भाषा में नहीं थे, विद्वानों की भाषा में ही थे, और वही कमी अब किस में आ गई, जैन और बौद्ध में, तो ये भी पतन का कारण मान सकते हैं। फिर बौद्ध संघों का संगठन एवं राजकीय संरक्षण, ये तो पतन का कारण नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध संघ का संगठन था वो बड़ा व्यवस्थित था, और राजकीय संरक्षण तो पतन का कारण नहीं होगा, उल्टा उसके प्रसार का कारण होगा। तो इसका मतलब इसमें 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तीनों बौद्ध धर्म के पतन के कारण है, ये चौथा बौद्ध धर्म के संरक्षण का कारण है, फैलाव का कारण है। तो इसका मतलब ये तो बौद्ध धर्म के उत्थान का कारण हो गया, ये 3 बौद्ध धर्म के पतन के कारण हो गए। तो अगला ने ये पूछा है कि पतन के कारणों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बौद्ध संघों का संगठन एवं राजकीय संरक्षण, ये इसके पतन का कारण नहीं है। ठीक है, आगे देखो, सांची स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सांची मध्य प्रदेश रायसेन में है और इस स्तूप की खोज 1818 में, ठीक है। और अब देखो क्या है, पहले स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, ये तो सही है। फिर उसके बाद में स्तूप के चारों द्वार बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित दृश्यों, बिल्कुल जो चारों द्वार हैं उन पर महात्मा बुद्ध के जन्म के दृश्य, गृह त्याग जिसे हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के दृश्य, फिर ज्ञान प्राप्ति जिसे हम बोलते हैं संबोधि, तो संबोधि के दृश्य, और प्रथम उपदेश जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन, इनसे संबंधित दृश्य सजे हुए हैं। जन्म से संबंधित, गृह त्याग से संबंधित और ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, और प्रथम जो उपदेश दिया उससे संबंधित चित्र बने हुए हैं स्तूप के जो चारों प्रवेश द्वार हैं उन पर। ठीक है, फिर वेशांतर जातक, छंद जातक, महाकपि, ये कपि नाम आना चाहिए, जातक स्तूप के तोरण द्वार और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। बिल्कुल 5 जातकों के चित्र इस पे उत्कीर्ण किए गए हैं और 5 जातकों में ये भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी हम 5 जातकों में, क्योंकि अलुम्बस और श्याम जातक भी इसके अलावा, अलुम्बस और श्याम जातक, अलुम्बस जातक यानी वेशांतर जातक, छंद जातक, महाकपि, ये कवि न होकर कपि है, महाकपि जातक, अलुम्बस जातक और श्याम जातक, इन 5 जातकों के जो चित्र हैं जातकों से संबंधित वो स्तूप के तोरण और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। तो ये भी सही है। फिर उसके बाद में स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर
उकेरी गई आकृतियां स्तूप संख्या 1 पर उकेरी गई आकृतियों के बाद की हैं। इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, देखो आप खुद तय करना कि एक स्तूप, ये स्तूप बना हुआ है पहले, जिसको बोलेंगे हम महास्तूप। स्तूप यानी इस प्रकार से उल्टे कटोरे की आकृति, ठीक है। और इस पर ऊपर जो सबसे ऊपर का जो भाग होता, जिसे हर्मिका बोलते, सबसे पवित्र भाग होता, तो ये एक स्तूप है, ये बीच का, इसे हम कहेंगे महास्तूप। महास्तूप। अब इसके दोनों ओर 2 छोटे स्तूप और बना दिए गए, एक यहां पर और एक यहां पर। ये 2 स्तूप और बना दिए गए। ये महास्तूप है और ये 2, तो इनमें इसको तो हम कहेंगे 1 नंबर, इसको कहेंगे 2 नंबर, इसको कहेंगे 3 नंबर, ठीक है। ये जो महास्तूप है इसमें तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं 1 नंबर में तो, ठीक है। और ये जो 2 नंबर वाला है, इसमें जो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे गए थे उनको समर्पित है, ये धर्म प्रचारकों को समर्पित। और ये जो 3 नंबर का है, ये महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, क्या नाम उनका, सारिपुत्र और मोदग्लायन। सारिपुत्र और मोदग्लायन नालंदा के थे, ये 2 शिष्य थे, उनको समर्पित है, ठीक है। अब देखो इनका निर्माण, पहले तो हम निर्माण की बात करें। निर्माण हुआ है मौर्य काल में, ठीक है। अब इसका निर्माण हुआ उसी समय अशोक ने, देखो निर्माण तो इन दोनों का निर्माण, तीनों का ही मौर्य काल में प्रारंभ हो गया, तो इनका तो पूर्ण हो गया मौर्य काल में, इसका पूर्ण नहीं हुआ, तो इसका पूर्ण निर्माण होगा शुंग काल में। देखो इसको हम निर्माण हुआ है मौर्य व शुंग में, ठीक है। और इसका पूर्ण निर्माण हो गया अकेले मौर्य काल में, इसका भी मौर्य काल में। तो ये जो धर्म प्रचारकों को समर्पित है, इस पर तो जो अंकन है चित्रों का, जैसे ये है ना कि वेदिका पर उकेरी गई आकृतियां, ये 2 नंबर पर, ये तो मौर्य काल में ही अंकित हो गई, इसका मतलब ये पहले की है। इसमें पूर्णी शुंग काल में हुआ है, तो शुंग और सातवाहन काल में इस पर आकृतियां उकेरण की जाएंगी, सातवाहन काल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाद की है 1 नंबर वाले की, महास्तूप है। अब देखो वापस एक बार कि तीनों का निर्माण मौर्य काल में शुरू होगा, लेकिन ये 2 छोटे स्तूप जिन्हें बोलते हैं अंड स्तूप, ये तो बनकर मौर्य काल में तैयार हो जाते हैं। तो इस पर तो पूरी जो भी हम बात कर रहे हैं 1 और 2 की, 1 नंबर निर्माण मौर्य काल में हो गया, लेकिन ये शुंग काल में पूर्ण होगा, और शुंग और सातवाहन काल में इस पर आकृतियां उत्कीर्ण की जाएंगी। जबकि इसमें मौर्य काल में पूर्ण हो गया और मौर्य काल में आकृतियां उत्कीर्ण हो गई, इसका मतलब 2 नंबर स्तूप की आकृतियां पहले उत्कीर्ण है। तो इसमें देखो क्या है, स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर उकेरी गई आकृति स्तूप संख्या 1 पर उकेरी गई आकृति के बाद की है। ये तो बाद की गलत बता रहा है, जबकि होनी क्या चाहिए पहले, क्योंकि 2 नंबर ये स्तूप है और इस पर मौर्य काल में ही उत्कीर्ण हो गई, मौर्य काल, जबकि इस 1 नंबर पर कब होती है, शुंग और सातवाहन काल में। तो इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर भी इसमें क्या पूछा है, असत्य कथन। तो असत्य, ये 4 नंबर का असत्य हो गया कि स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर उकेरी गई आकृतियां स्तूप संख्या 1 पर उकेरी गई आकृतियों के बाद की हैं, जबकि वस्तु स्थिति क्या है, बाद की नहीं है, पहले की है। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। आगे अगला प्रश्न देखो क्या है, यह माइनर टेस्ट 2 का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन संतों का संबंध भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति की नयनार परंपरा से था। तो देखो नयनार परंपरा, नयनार संतों का जब मैं पढ़ा था तो तब पढ़ा है, तब बोला भी था ये क्लास में कि अपार समंदर सुंदर सागर, अपार समंदर सुंदर सागर।
अब देखो यहां पर अपार, तो अपार है इसमें, ये बताता कि भाई इनको साथ में याद करना ऐसा। तो अपार समंदर का मतलब ये समंदर, ये रहा। फिर उसके बाद में सुंदर, तो ये रहा सुंदरार। और सागर मणिकव सागर, ठीक है। तो ये नैनार का मतलब शैव परंपरा से संबंधित। देखो पहले आलावार या एलवार यानी वैष्णव, नैनार यानी शैव। याद कैसे रहे कि दोनों में दक्षिण भारत में शैव संतों को कहा जाता नैनार, वैष्णव संतों को कहा जाता एलवार। तो नैनार कैसे याद रहे कि नैनार यानी नयन, तो एक अतिरिक्त नयन किसके, शिव के, तो नैनार हो गए शैव, तो बच गए वो हो गए एलवार या आलावार। ठीक है। आलावार तो अपने आप ही उनमें आलावार, जैसे नम आलावार, पेरिये आलावार, कुलशेखर, अंडाल, एक महिला भी थी उनमें, तो ये अलग हो गए। तो ये चारों के चारों क्या है, नैनार हैं। इसका मतलब इसमें सही हो जाएगा, चारों कहां हो गए, ये रहा 1 2 3 4, तो ये नैनार हैं, शैव हैं चारों के चारों। मणिकव सागर, अपार और समंदर और सुंदरार याद करोगे, अपार समंदर सुंदर सागर, तो ये याद हो जाएंगे। मुख्य रूप से ये आते हैं क्योंकि 63, यद्यपि इनकी संख्या, नैनार भक्तों की संख्या 63 है और आलावार संतों की संख्या 12, जो प्रारंभिक संत हैं उनकी, लेकिन प्राय इनमें से ही आता है। जब भी ऑप्शन में आते हैं यही ऑप्शन में आते हैं। अगली बात करें, निम्नलिखित में से सत्यकूट का चयन कीजिए। तो देखो वीर शैव परंपरा का उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, बिल्कुल। अच्छा, इस वीर शैव को लिंगायत संप्रदाय भी बोलते हैं, लिंगायत। तो लिंगायत या वीर शैव परंपरा का कर्नाटक में हुआ था, वासवन्ना नाम का व्यक्ति था और उसने, तो ये तो सही है। पूछा क्या है, निम्नलिखित सत्यकूट, तो ये तो सत्य है। वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किया, बिल्कुल वासवन्ना संस्थापक है। वासवन्ना कलचुरी के राजा विजयादित्य, तो कलचुरी के राजा का नाम नहीं दिया, विजयादित्य के दरबार में था, तो मंत्री था, तो इसका मतलब तीनों सही हैं। तो ये तीनों कथन 1 2 व 3, ठीक है, तीनों सही हैं। पहले प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो एक, निजामुद्दीन औलिया द्वारा लिखित सियार उल औलिया, तो ये निजामुद्दीन औलिया की नहीं है, ये है मीर खुर्द किरमानी, मीर खुर्द किरमानी की रचना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये सियार उल औलिया किसकी रचना है, मीर खुर्द किरमानी की। फिर भारत में लिखित प्रथम सूफी तज़किरा, बिल्कुल ये प्रथम सूफी तज़किरा तो है, लेकिन लेखक गलत दे दिया अगले ने, यहां पर निजामुद्दीन औलिया नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए मीर खुर्द किरमानी। अच्छा, तज़किरा क्या है पहले ये बताता हूं, इसके 2 अर्थ याद करने हैं आपको। एक तो सूफी संतों की जीवनी को तज़किरा कहेंगे, और एक मुस्लिम वीर योद्धाओं की गाथाओं को तज़किरा कहेंगे, ठीक है। तो तज़किरा के 2 अर्थ, एक तो मुस्लिम वीर योद्धाओं की गाथाएं और एक सूफी संतों की जीवनी, उनको कहेंगे तज़किरा। अगला, तज़किरा में सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो केवल 2, तो केवल 2 सही है इसमें, ठीक है। अगला बात करें, अगला प्रश्न, किस संत द्वारा अमृतानुभव नामक पुस्तक की रचना की गई। तो देखो अमृतानुभव नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, इसमें ज्ञानेश्वर आ गया। ज्ञानेश्वर की एक तो पुस्तक है ये अमृतानुभव, एक आ गई भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका। अच्छा, भावार्थ दीपिका का ही दूसरा नाम है ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, ठीक है। और एक आ गई चंगदेव प्रशस्ति, चंगदेव प्रशस्ति। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो भावार्थ दीपिका है ये श्रीमद् भागवत गीता की मराठी भाषा में लिखी हुई टीका है, ठीक है, मराठी भाषा में टीका है। ये किसके द्वारा, ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई, तो इसलिए इसको ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं, ठीक है। कबीर का तो आपको पता है, कबीर के जो उपदेश है वो बीजक में है। इसके अलावा शबद, साखी और रमेनी, ये रचनाएं हैं कबीर की, ठीक है।
और तुकाराम के तो अभंग हैं, अभंगों में जैसे अभंग गाथा, और इसकी आ जाएगी कीर्तन घोष, शंकरदेव की कीर्तन घोष। कीर्तन घोष नामगर नाम से इसने प्रार्थना गृहों की स्थापना की थी और कीर्तन घोष नामक पुस्तक लिखी थी। तुकाराम के जो मराठी भक्ति गीत है उनको कहा जाता अभंग, मराठी भक्ति गीतों को। और इसका जो तुकाराम के उपदेशों का संकलन 1867 में हुआ था अभंग गाथा नाम से, बहुत बाद में। तो यहां पर अमृतानुभव किसकी हो गई? ज्ञानेश्वर की। और अमृतानुभव के अनुसार अलावा ज्यादा जो सबसे प्रसिद्ध है वो है भावार्थ दीपिका, जो श्रीमद् भागवत गीता की मराठी टीका है। चलो आगे बात करें। महात्मा गांधी के अनुसार साधन तथा साध्य के मध्य आदर्श संबंध क्या है? तो पहले देखो, साधन, ठीक है, और साध्य, साध्य यानी लक्ष्य, ठीक है। तो इसमें क्या है संबंध? साध्य साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, गांधी जी ने साधन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना कि तरीका वो ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। साधनों की पवित्रता पर सबसे ज्यादा बल दिया। साधन साध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इस पर बल दिया। इसको कहा कि साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय साध्य यानी लक्ष्य के, परिणाम के। फिर उसके बाद में साधन और साध्य के बीच कोई संबंध नहीं है, संबंध है बिल्कुल घनिष्ठ संबंध माना है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल होगा। तो इसलिए बीज की पवित्रता पर इन्होंने बल दिया है एक प्रकार से। तो साधन और साध्य, ये बात ध्यान रखना, दोनों में संबंध है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत है। इसमें केवल सही कौन सा है? साधन साध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण माना है। ये बात ध्यान रखनी है कि साधन पर को ज्यादा पवित्र माना है बजाय साध्य के, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चर्चा। गांधी जी ने सत्याग्रह का वर्णन किस प्रकार किया? देखो, सत्याग्रह है अच्छे कार्य में दृढ़ता, बिल्कुल अच्छे कार्य में। अभी हम बात कर रहे थे कि वो साधन की पवित्रता में, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में, लेकिन साध्य से भी ज्यादा साधन। तो साधन व साध्य की पवित्रता पर बल, पवित्रता पर बल। तो बिल्कुल अच्छे कार्य में दृढ़ता, तो अच्छा कार्य यानी साधन, तो इसकी पवित्रता पर बल, दृढ़ता। सत्य की अनवरत खोज, बिल्कुल सत्य को ईश्वर मानते थे, तो सत्य की अनवरत खोज पर बल। आत्मविलोप, यहां पर आत्मविलोप का संबंध है अहंकार की समाप्ति, अहंकार की समाप्ति। तो बिल्कुल अहंकार की समाप्ति पर बल दिया है। इसका मतलब ये चारों हो गए उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सबसे मौलिक आलोचनात्मक प्रहार किस पर किया? आधुनिकता, पहला आधुनिकता पर ही प्रहार किया उन्होंने। बाकी देखो, स्वदेशी, समानता और अहिंसा, इन तीनों के तो समर्थक थे, वो आधुनिकता के विरोधी थे गांधी जी। आधुनिकता पर के विरोध इस रूप में कि वो पुरातन, जैसे खादी के प्रयोग पर बल है, या कहने का तात्पर्य एकदम आधुनिक उद्योग धंधों की बजाय गृह उद्योग धंधों पर बल देते थे। ये नेहरू जी और गांधी जी में अंतर था। नेहरू जी आधुनिकता के पक्षधर थे, वो उद्योगों को मंदिर मानते थे, और गांधी जी हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। तो दोनों में ये एक अंतर भी था। तो ये आधुनिकता के विरोधी होंगे। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है? तो देखो, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, जहांगीर महल ये आगरा में है। अच्छा, इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता भी देता हूं मैं, या बाद में पहले बताता हूं कौन सी कहां क्या है। पंचमहल आगरा में, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है, और ये लिख देता हूं, सीकरी लिख देता हूं केवल। ये भी जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है, ये भी फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल जिसमें सबसे ज्यादा छज्जों का प्रयोग हुआ है, ये भी सीकरी में ही है। इसका मतलब यहां एक नहीं आई है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है? तो कौन सा भवन, ये तो ज्यादा हो गए फतेहपुर सीकरी में, एक हो गया, फिर दो नहीं है, तीन हो गया, और चार। तो 1 3 4, 1 3 4 कहां? ये रहे, केवल 1 3 व 4।
अच्छा, अब मैं बता रहा था आपको जहांगीर महल के संदर्भ में कि आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, लेकिन शाहजहां ने आगरे के किले की लगभग सभी इमारतों को तुड़वा दिया सिवाय अकबर महल और जहांगीर महल को छोड़कर। इन दो को छोड़कर बाकी, इसका मतलब किसी भी आगरे के किले में इन दो के अलावा किसी भी इमारत का नाम आए तो वहां निर्माता कौन होगा? शाहजहां। जबकि अकबर महल और जहांगीरी महल का नाम आए तो हो जाएगा स्वयं अकबर। क्लियर है? यह बात ध्यान रखनी है। तो ये कहां हो गए? आगरा में, आगरे के किले में है। यह बात भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का शासनकाल मुगलकालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था? तो देखो यहां आपको ध्यान ये रखना है, अकबर का काल साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य में भी विशेष तौर से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। ठीक है। फिर जहांगीर का काल, ये चित्रकला के क्षेत्र में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था। शाहजहां ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में। अच्छा, स्थापत्य भी, इसके अलावा अगर आपसे पूछे ओवरऑल, अगर पूछे तो ओवरऑल किसका काल? शाहजहां का काल है, वो स्वर्ण काल माना जाएगा। स्थापत्य पूछा है तो उत्तर होगा शाहजहां। औरंगजेब भाई साहब ने तो निर्माण का कम, तोड़ने का काम ज्यादा किया। तो औरंगजेब का काल तो इसमें किसी में भी आएगा ही नहीं, तो सीधा एक शासक तो पहले ही हट जाएगा, क्योंकि ये चित्रकला को भी इस्लाम विरोधी मानता था और संगीत को भी विरोधी मानता था। निर्माण केवल चंद या तो मस्जिद निर्माण और तोड़ने का काम किया, निर्माण बनाने का काम कम किया जाता था। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा शाहजहां। और वैसे शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, निर्माताओं का राजकुमार भी कहा गया है। अगला प्रश्न, मुगल शासक हुमायूं के काल के दौरान चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर पहले देखो, एक तो सही है या नहीं है, इस शब्द पर जरूर जोर देना। पहला, फारस के शासक शाह तहमास के दरबार में हुमायूं का पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अप्रितम आकर्षण कला से प्रथम बार सामना हुआ। बिल्कुल, जब हुमायूं भारत से पलायन करता है शेरशाह सूरी से पराजित होकर, तो ये ईरान में शरण लेता है, ईरान के शाह तहमास के यहां। और उसी दौरान, क्योंकि हुमायूं का पलायन काल जो कि 1540 से 55 तक रहता है, 15 वर्ष तक, तो यहां बिल्कुल ये कथन सही है कि फारस में शाह तहमास के यहां ही इसका चित्रकला से परिचय हुआ था। फिर उसने दो फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने दरबार में स्टूडियो स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था, बिल्कुल चित्रशाला स्थापित करने के लिए। और हुमायूं ने मीर सैयद अली के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की थी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों आगे चलकर अकबर के काल में ही रहते हैं, और अब्दुल समद है, ये अकबर के काल में चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब्दुल समद को अकबर मुल्तान का गवर्नर भी बनाता है, टकसाल विभाग का प्रधान भी बनाता है इस अब्दुल समद को, और इसे श्री कलम की उपाधि भी, श्री कलम की उपाधि भी प्रदान करता है। तो यहां मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो हुमायूं के काल के चित्रकार हैं, वो अकबर के काल के भी चित्रकार रहते हैं, और मीर सैयद अली की अध्यक्षता में ये स्टूडियो स्थापित करता है। तो आमंत्रित तो दोनों को ही करता है, क्योंकि यहां स्टूडियो स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था। बिल्कुल, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर तैमूर के घराने का राजकुमार, ये एक चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, जो एक पेंटिंग कपड़े पर बना हुआ है, और इसमें यह मूल रूप से हुमायूं के काल में बना था, लेकिन बाद में जहांगीर के काल में भी इसमें कुछ चित्र बनाए गए। इस काल का प्रसिद्ध चित्र है, बिल्कुल ये हुमायूं का काल का चित्र है, प्रसिद्ध तैमूर के घराने का राजकुमार। फिर अगला तो ये भी सही है, तैमूर के घराने का राजकुमार का चित्र अब्दुल समद द्वारा दिल्ली के पुराने किले में उसके महल की दीवार पर बनाया गया था। नहीं, ये कपड़े पर बनाया गया है, और ये दिल्ली के पुराने किले में, वर्तमान में ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। तो इसका मतलब ये कथन गलत हो गया यहां पर। अगले ने असत्य ही पूछा है, यानी सही कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है इसमें। हालांकि देखो, कुछ मानक पुस्तकों में अब्दुल समद के साथ साथ मीर सैयद अली
कि ये चित्र मीर सैयद अली का मानते हैं कुछ, तो कुछ अब्दुल समद का मानते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये विवाद का विषय नहीं है, गलत तो यही हो गया कि ये दिल्ली के लाल किले में उसके महल की दीवार पर, जबकि दीवार पर न होकर ये किस पर है, कपड़े पर बना हुआ है। और ये दिल्ली के लाल किले में न होकर कहां है, वर्तमान में लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम पर है, म्यूजियम में है। तो इसका मतलब ये 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो ये कथन गलत है, बाकी ऊपर वाले तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, बिल्कुल। मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा या रैंक होता है। तो किसकी क्या रैंक है इसको अंकों में डिफाइन कर दिया, 10 से लेकर 10,000 तक अकबर ने। तो बिल्कुल ये श्रेणी व्यवस्था थी और ये मूल रूप से अकबर ने 1574-75 में इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, तो श्रेणी व्यवस्था यानी शुरू से जैसे 10 से लेकर 10,000 तक। हालांकि अकबर ने 10,000 से ज्यादा भी, जैसे शहजादा सलीम को 12,000 का मनसब प्रदान किया था, ऐसा। फिर दूसरा तो कथन सत्य कथन, तो ये तो सत्य हो गया। दूसरा कथन, इसके द्वारा पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल, प्रारंभ में देखो पद व्यक्ति के हैसियत की पता चलता, लेकिन जब 1595 में अकबर ने इसे जात और सवार 2 पदों में 2 प्रकार से निर्धारण किया, तो इससे क्या हुआ कि उसके पद, सैन्य उत्तरदायित्व इन सब का पता चल जाता था, तो ये निर्धारित किए जाते थे। तो बिल्कुल ये भी सही है। फिर मनसबदार अपना संपूर्ण वेतन मुगल बादशाह से नगद रूप में नहीं, भूमि अनुदान लेता था, तो भूमि के रूप में, मुख्यतः भूमि के रूप में। हालांकि नगद भी, लेकिन यहां पर इसमें क्या दे दिया कि संपूर्ण वेतन मुगल बादशाह से नगद के रूप में, जबकि संपूर्ण नहीं कुछ, क्योंकि मुख्यतः भूमि के रूप में लेता था। तो इसका मतलब यह कथन गलत हो गया। तो इसमें सही कौन से हुए, 1 और 2, केवल 1 और 2 ये सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय चंद्रभान ब्राह्मण ने चार चमन यानी 4 बाग नामक पुस्तक की रचना की थी? तो चंद्रभान शाहजहां के काल में था, तो शाहजहां के काल में। ठीक है, इसने चंद्रभान ने 4 चमन की रचना की थी। ये फारसी साहित्य का, फारसी का एक विद्वान यानी साहित्यिक शैली में फारसी भाषा में ग्रंथ लिखने वाला पहला हिंदू था। तो ये साहित्यिक भाषा में, वैसे तो अकबर के काल में भी लिखते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा में फारसी का उपयोग ये करता है कौन, चंद्रभान। खैर आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि चंद्रभान 4 चमन ये शाहजहां के काल में था, बस। मुगल काल में धानीजोग, फरमानजोग, शाहजोग लिखा हुआ नहीं है, बोल रहा हूं शाहजोग, ये किस चीज के हैं, ये हुंडी के प्रकार हैं। ठीक है, धानीजोग, शाहजोग। अच्छा, एक हुंडी का एक प्रकार और जो प्राय आ जाता है, दिखावन हार, क्योंकि इससे हम क्या सोचते हैं कि ये कोई आभूषण होगा। दिखावन हार ये भी हुंडी का ही प्रकार है। मुगल काल में धानीजोग, फरमानजोग और एक नाम हो रहा था शाहजोग और एक दिखावन हार, ये हुंडी के प्रकार हैं। मुद्रा के तो जैसे आपने संसब, इलाही, रुपया जो शेरशाह के काल में प्रचलित हुआ था, दाम, ये जो प्रचलन, या नूर अफसा, खैर काबुल, ये मुद्रा के प्रकार हैं। लेकिन यहां पर हमें केवल बात इनकी तो धानीजोग, फरमानजोग, शाहजोग ये क्या है, हुंडी के प्रकार है। ठीक है, और स्पेशली आप ये याद रखना, दिखावन हार भी हुंडी का प्रकार है, क्योंकि इसमें ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। ये तो याद रह जाते हैं 3 तो, कि धानीजोग, फरमानजोग और शाहजोग तो याद रह जाते हैं, दिखावन हार प्राय गड़बड़ कर देता है। फिर मराठा प्रशासन के अंतर्गत अष्टप्रधान के संबंध में असुमेलित विकल्प। देखो पेशवा, तो पेशवा प्रधानमंत्री होता बिल्कुल, और पंडित राव धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता, तो धार्मिक विषयों का प्रमुख। सुमंत जिसे दबीर भी बोलते, ये विदेश मंत्री होता, बिल्कुल सही है। अमात्य ये वित्त मंत्री होता था, इसमें भू राजस्व मंत्री दे दिया। ठीक है, तो मुख्यतः ये होता वित्त मंत्री, तो यहां ये थोड़ा अलग आ जाएगा इसको। तो असुमेलित हम 4 नंबर को करेंगे, अमात्य को।
तो अमात्य याद रखना वित्त मंत्री, ये याद रखना, ठीक है। तो सुमंत या दबीर तो विदेश मंत्री होता, पंडित राव धार्मिक विभाग का होता, और पेशवा है वो प्रधानमंत्री होता। अगला, निम्नलिखित में से अच्छा सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन देखो क्या है, जो प्रांत प्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन नहीं थे उन प्रांतों से मराठा चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल करते थे। बिल्कुल रूप से देखो, इसमें थोड़ा सा चौथ और सरदेशमुखी का आप थोड़ा सा पूरा रूप समझना है पहले, कि प्रारंभ में जो चौथ है वो पड़ोसी राज्यों से मराठा आक्रमणों के बचने के रूप में शिवाजी के समय, तो ये पड़ोसी राज्यों से, ठीक है, शिवाजी के समय मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, कि अगर आपको मराठे कह रहे हैं हमारे आक्रमणों से बचना है तो आपको अपनी आमदनी का 1/4 भाग चौथ देनी होगी, ये कर था। सरदेशमुखी प्रारंभ में शिवाजी के समय ये मराठा स्वराज क्षेत्र की जनता से उनकी आमदनी का 1/10 भाग, लेकिन आगे चलकर ये पड़ोसी राज्यों से भी लिया जाने लगा। किस रूप में, कि चौथ तो केवल मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, सरदेशमुखी दूसरे कोई आक्रमण न करे उसके बदले में भी 10% अपनी आमदनी का और देना होगा। तो इसका मतलब पहले तो प्रारंभ में तो सरदेशमुखी केवल मराठा क्षेत्र की प्रजा से ही लिया जाता था, मराठा स्वराज्य की प्रजा से, लेकिन कालांतर में दूसरे राज्यों, दूसरे पड़ोसी कोई दूसरा आक्रमण करता उससे रक्षा करने के लिए दूसरे राज्यों से लिया जाता था। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं मराठा हूं और आपको यह कह रहा हूं कि आपको मेरे आक्रमणों से बचना है तो आपको क्या देना होगा, चौथ। ये तो हो गया एक चौथ, ठीक है। अब मैंने ये कहा दूसरा कोई आक्रमण करे उससे भी अगर बचना है, मैं रोक सकूंगा उसको, तो उसके लिए आपको देना होगा सरदेशमुखी। तो इसका मतलब ये दोनों पड़ोसी राज्यों से भी वसूल, मूल रूप से तो था ये चौथ जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता, कालांतर में चौथ के साथ साथ सरदेशमुखी भी पड़ोसी राज्यों से लिया जाने लगा। किस एवज में, दोनों में अंतर समझना। चौथ तो खुद मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, जबकि सरदेशमुखी दूसरों के आक्रमणों से बचाने के लिए, ये कालांतर में। तो ये दोनों से मराठा क्षेत्र की जनता से भी लिया जाता और दूसरे जो राज्य हैं उनसे भी लिया जाता। तो इस देख लेते हैं अभी पहले, जो प्रांत प्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन नहीं थे उन प्रांतों से मराठा चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल करते थे। बिल्कुल करते थे ये दोनों कर, ठीक है। क्योंकि इसमें शिवाजी या प्रवृत्ति नहीं दिया है, इसका मतलब मराठा तो मराठा वसूल करते थे कालांतर में, पहले शिवाजी के समय तो नहीं लेकिन बाद में वसूल करने लग गए। तो ये तो सही है। चौथ एवं सरदेशमुखी करों के बदले मराठा इन प्रांतों की रक्षा करते थे, बिल्कुल करते थे, एवं उनके आंतरिक प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नहीं, हस्तक्षेप नहीं करने के एवज में ही तो ये कर लेते थे, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। वो यही कहते कर हम इसलिए ले रहे हैं कि हम हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लूटमार नहीं करेंगे, आप ये कर दे दो। इसके बदले हालांकि करते थे इसके बावजूद, लेकिन कर इस नाम से ही लेते थे, तो इसका मतलब ये कथन गलत हो जाएगा 2 नंबर का। तो इसमें केवल एक सत्य है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आगे बात करें, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में मराठों ने 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित किया था। तो 1771 में महाजी सिंधिया के नेतृत्व में, ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय उसको अपने संरक्षण में लेते हैं, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखनी है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हीयर सिंह की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। बिल्कुल भारतीय सिपाही थे यहां पर, तो भारतीय सिपाहियों पर था, ये तो सही है और शायद सत्य पूछा है, सत्य कथन। फिर कैप्टन हीयर सिंह जहां तैनात था वहां 41वीं
कई बटालियन थी, उनमें 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी। बिल्कुल ये भी सही है दोनों। तो दोनों कथन होंगे इसमें, कथन 1 व 2 सही हैं। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल शिशिर कुमार घोष, घोष बंधु थे, मोतीलाल घोष, उन्होंने इस इंडिया लीग की स्थापना की थी, जो अमृत बाजार पत्रिका भी निकालते हैं। अमृत बाजार पत्रिका या पोलो गोमरी नामक पत्रिका, इसका ही अमृत बाजार पत्रिका का ही पहले नाम पोलो गोमरी था। ठीक है, तो 1875 में घोष बंधुओं द्वारा, कौन, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इंडिया लीग की स्थापना भी करते हैं। इससे पहले इस अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन पहले ही पूर्व कर देते हैं। फिर शिशिर, अच्छा आ गया आगे, ये बात भी आ गई, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे, बिल्कुल थे। फिर उसके बाद में 1881 में पूना सार्वजनिक सभा ने, तो देखो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो होती है 1870 में, 1870 में, लेकिन मासिक पुस्तक शीर्षक से ये मासिक पत्रिका का प्रकाशन है, ये 1881 में किया है। तो इसलिए गड़बड़ कर देते हैं हम कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना तो 1870 में हो गई, लेकिन मासिक पुस्तक, देखो एक क्वार्टरली जनरल नाम से पुस्तक इससे पहले निकाली थी, वो तो 1878 में निकालते हैं, लेकिन मासिक पुस्तक नाम से एक जो पत्रिका है वो प्रकाशित करते हैं, वो कब, 1881 में। तो ये भी सही है। अगले ने असत्य पूछा है, तो ये दोनों तो सही हो गए, ये भी सही हो गया, ये भी सही है और ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद में बॉम्बे एसोसिएशन ने अपनी राजनीतिक कार्यक्रमों का संचालन अपने समाचार पत्र बंगाली के माध्यम से किया था। इसमें ध्यान रखना, देखो बॉम्बे एसोसिएशन नाम ही, तो बॉम्बे एसोसिएशन बंगाली कैसे होगा, और बंगाली भाषा में नहीं था। ये थोड़ा सा तरीका बताता हूं कैसे याद रहे, पहले एक बार बात कर ले। तो बॉम्बे एसोसिएशन नहीं, ये था इंडियन एसोसिएशन का बंगाली, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि ने की थी। ये इंडियन एसोसिएशन का समाचार पत्र था। ठीक है, तो यहां ये गलत हो गया, इसका मतलब आपका उत्तर, अगले ने पूछा ये असत्य है, ये असत्य है, तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो ये बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का समाचार पत्र है, हालांकि मूलतः सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं था, उन्होंने इसको बाद में अधिग्रहण किया था, लिया था इसको। तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि तिलक के 2 प्रसिद्ध जो अखबार हैं, कौन से, मराठा और केसरी। तो इसमें ध्यान रखना, मराठा मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है, जबकि केसरी है वो मराठी में है। ऐसे ही लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध पुस्तक जो समाचार पत्र है, द पंजाबी और द पीपल। तो ध्यान रखना, पंजाबी पंजाबी में नहीं है, पंजाबी है वो किस में है, अंग्रेजी में। ठीक है, ऐसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली, वो बंगाली भाषा में नहीं है, अंग्रेजी में है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तिलक का मराठी मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है। लाला लाजपत राय का द पंजाबी पंजाबी में नहीं, अंग्रेजी में है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली बंगाली में नहीं है, अंग्रेजी में है। ठीक है, तो ये इंडियन एसोसिएशन का समाचार पत्र था। ठीक है, आगे शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया था। देखो, अध्यक्षीय भाषण में 4 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। एक, भारत के भिन्न भिन्न भागों के लोगों में एकता व मित्रता। तो भिन्न भिन्न भागों में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनमें एकता और मित्रता, ये एक उद्देश्य, एकता व मित्रता। इसी उद्देश्य के लिए कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो अलग अलग स्थान पर, जैसे पहला बंबई में हुआ, तो दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में भारत के कोने कोने में होते, जिससे क्या है कि भिन्न भिन्न भागों के लोग जो राष्ट्रवादी वो एक मंच पर आए। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य था। फिर दूसरा, उन्होंने कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर जो भिन्नता है, जाति, धर्म व क्षेत्र, इनकी भावनाओं को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय एकता को जन्म देना,
राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा, सामाजिक समस्याओं पर विचार करना। मूल रूप से ह्यूम इसे पहले सामाजिक संस्था के रूप में ही बनाना चाहते थे, बाद में राजनीतिक बना दिया इसको। तो सामाजिक समस्याओं पर विचार करना, जो भी भारत की सामाजिक समस्याएं हैं उन पर विचार करना। चौथा, इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए उन पर विचार करना, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों पर विचार करना। ये चार बातें बताई, तो इनमें देख लेते हैं हम कौन सी। पहले कि कांग्रेस के किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है। पहला, कांग्रेस का लक्ष्य है कि ये भारतीयों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। तो देखो, भारत भारतीय के हितों का पहले इन्होंने इस प्रकार का कोई लक्ष्य रखा ही नहीं था, तो यहां ये तो नहीं था। दूसरा, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाना व विभिन्न प्रकार के भेदभावों को दूर करना। तो एक ही बात आ गई, भिन्न भिन्न भागों के लोगों में एकता व मित्रता, और ठीक है, और विभिन्न प्रकार के भेदभाव को मिटाना। तो ये जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर उस भेदभाव को मिटाना, तो ये तो सही है, ये उद्देश्य तो बताया था उन्होंने। फिर उसके बाद में उन उपायों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक ये देश हित में कार्य करें। बिल्कुल, ये देखो, उन उपायों के, उन उद्देश्यों, मैंने यहां उद्देश्यों लिख दिया, या उन उपायों का निर्णय करना कि भाई क्या क्या उपाय, क्या क्या उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा प्रयास करना। फिर उसके बाद में अगला, साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में देश हित के लिए कार्य करने वालों की आपस में घनिष्ठता एवं मित्रता। बिल्कुल, ये बात हम पहले लिख चुके हैं, ये चारों उद्देश्य लिख चुके हैं। ये बताए तो ये पहला उद्देश्य इसमें कौन सा आया, एक मिनट, कांग्रेस का लक्ष्य है कि भारत, ये नहीं है, इसमें ये नहीं था। बाकी देखो, ये है, ये भी है और ये भी है, तो इसमें ये हो जाएगा, एक नंबर का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इनमें शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम अधिवेशन में यद्यपि नाम तो था आगा खां का, ठीक है, लेकिन आगा खां अध्यक्ष नहीं बने, संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए थे सलीमुल्लाह खान को। लेकिन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जुबैरी, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जुबैरी। इसका मतलब इनमें से, यहां कई बार क्या है, केवल मुश्ताक हुसैन जुबैरी नाम भी आ सकता है, कई बार नवाब तो थे वो, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जुबैरी, ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। हालांकि प्रथम अधिवेशन के लिए आगा खां का नाम तय था, लेकिन वो उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनके स्थान पर अध्यक्षता की है किन्होंने, वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन जुबैरी ने। संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को, और बाद में फिर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था आगा खां को, जो 1913 तक, 8 से 13 तक स्थायी अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, क्योंकि प्रथम पूछा है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जुबैरी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई थी। देखो, 1902 में 4 समितियां स्थापित होती है, तो वो चारों ही प्रथम है एक प्रकार से बंगाल में। भारत में तो जो पहला क्रांतिकारी संगठन है वो है व्यायाम मंडल, जो चापेकर बंधुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। वही चापेकर बंधु जो पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या करते हैं, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, तो वो एक व्यायाम मंडल नामक संस्था की स्थापना करते हैं 1896 में। वो पहला क्रांतिकारी संगठन होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, पूना में, तो वो तो रह गया महाराष्ट्र। यहां प्रश्न क्या पूछा है, बंगाल में, तो बंगाल में 4 समितियां हैं 1902 में, 1902 में 4 समितियां हैं, ठीक है। एक मिदनापुर समिति,
मिदनापुर समिति, ठीक है। और उसकी स्थापना कौन करता है? ज्ञानेंद्र नाथ घोष, ज्ञानेंद्र नाथ घोष। फिर 1902 में एक आती है अनुशीलन समिति, शीलन समिति, तो ये भी प्रथम हो गई। और अनुशीलन समिति इसकी स्थापना करता है प्रमथनाथ मित्र, प्रमथनाथ मित्र, पी मित्र भी नाम आता है प्राय। फिर उसके बाद में वारिंद्र घोष वगैरह इसके सदस्य बन जाते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। फिर उसके बाद में तीसरी आत्म उन्नति या आत्मोन्नति समिति, निवारण भट्टाचार्य इसकी स्थापना करता है, निवारण भट्टाचार्य। और एक चौथी संस्था होती है सरला देवी का अखाड़ा, देवी का अखाड़ा। इन चारों की स्थापना बंगाल में 1902 में होती है। इनमें ये एक तो है मिदनापुर में मिदनापुर समिति, ये तीन है कलकत्ता में, ठीक है। तो 1902 में ये चारों ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसे प्रथम माना जाता है वो है मिदनापुर समिति। तो इसका मतलब ये पहला सही हो गया, ये तो विचार करें तो। फिर उसके बाद में अरविंद घोष ने क्रांतिकारी पुस्तिका भवानी मंदिर लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी, अरविंद घोष ने भवानी मंदिर की रचना की थी। तो इसमें दोनों ही सही हो गए, तो 1 और 2, इसका मतलब इसमें यह कथन सही आ जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना। देखो मूल रूप से क्या है, हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से सोहन सिंह भाकना इसकी स्थापना करते हैं। फिर लाला हरदयाल इसी संस्था के तत्वावधान में एक युगांतर आश्रम की स्थापना करते हैं और गद्दर नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। और उस गद्दर पत्रिका के कारण इसका नाम पड़ता है गद्दर पार्टी। तो इसका मतलब इसमें दोनों हो गए, दोनों का मतलब यहां पर लाला हरदयाल भी ऑप्शन में दे दिया और सोहन सिंह भी दे दिया, तो ये दोनों ही हैं। इसका मतलब ये नियमानुसार प्रश्न तो होना चाहिए डिलीट, लेकिन इसमें आपको दोनों में से एक होगा। हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से इस संस्था की स्थापना करते हैं और गद्दर समाचार पत्र के कारण इसका नाम पड़ जाता है गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी के आगे चलकर मुख्य नेता तो बन जाते हैं लाला हरदयाल, लेकिन स्थापना में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों की। तो एक बात ध्यान रखना, कैप्टन मोहन सिंह भाकना वो तो आजाद हिंद फौज से संबंधित हैं और सोहन सिंह भाकना वो गद्दर पार्टी से संबंधित है। तो इसमें दोनों हैं और ऑप्शन में दोनों ही दे दिए अलग अलग, इसका मतलब ये डिलीट हो सकता है। चलो अगली बात करें हम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी। तो देखो आपको पहले दो पार्टी, एक बात है 1924 की कानपुर की, और कानपुर में एक संस्था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ठीक है, जिसकी चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मल उन्होंने स्थापना की थी। फिर उसके बाद में 1928 में दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि इसका HRA का पुनर्गठन करेंगे। किस नाम से? HSRA के नाम से, क्योंकि ये काकोरी कांड के कारण इसके लगभग सभी सदस्य बंदी बना लिए जाएंगे और केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। तो चंद्रशेखर आजाद यहां दिल्ली आएंगे, भगत सिंह से मिलेंगे और यहां पर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। तो यहां इसमें क्या पूछा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, और HSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होती है, ठीक है। यहां तो कांग्रेस की स्थापना होती है, गोकुलदास तेजपाल संघ का स्थापना नहीं, प्रथम अधिवेशन होता है इसमें। चलो आगे बात करें हम, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो प्ले कमिश्नर रेंड की हत्या, ये चापेकर बंधु करते हैं 1897 में, प्ले कमिश्नर रेंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा, बिल्कुल सही है ये तो। फिर उसके बाद में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, बिल्कुल श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं।
फिर उसके बाद में विदेश में मृत्युदंड पाने वाला प्रथम क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा भारत सचिव के शिक्षा सलाहकार कर्जन विलियम वाइली की हत्या करता है 1909 में, जुलाई 1909 में। तो यह भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम विदेशों में भारत का ध्वज फहराने वाली एनी बेसेंट नहीं है, यह है मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय ध्वज की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें असत्य ही पूछा है, तो यह असत्य हो गया यह कथन। ठीक है, कि सर्वप्रथम विदेशों में भारत का ध्वज एनी बेसेंट की बजाय कौन, मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, सीधा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, आगे बात करें हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों में सम्मिलित थे। तो देखो क्या क्या सम्मिलित, विदेशी कपड़ों को जलाना, बिल्कुल विदेशी कपड़ों की होली जलाना था उसमें। भू राजस्व, लगान व अन्य करों का भुगतान नहीं करना, बिल्कुल ये करों का भुगतान, क्योंकि करों का भुगतान नहीं करना भी ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन था, और इसमें कानूनों का उल्लंघन रखा गया था जिसकी शुरुआत नमक कानून से हुई थी। व्यापक हड़ताल प्रदर्शनियों का आयोजन करना, बिल्कुल ये भी था इसमें। फिर छात्रों द्वारा स्कूलों कॉलेजों का बिल्कुल बहिष्कार किया गया था, तो इसमें तो चारों ही आ गए। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 कहां है, चारों ये रहा, 1 2 3 4, तो 2 नंबर का विकल्प आ जाएगा इसमें। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ध्यान रखना, हमें सत्य कथन पहचानना है। हाँ, सत्य कथन ये लंदन में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बिल्कुल ये तो सही है, 12 नवंबर को ही शुरू हुआ था और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। फिर उसके बाद में कांग्रेस ने इसमें, हालांकि उद्घाटन वो ब्रिटेन के सम्राट ने किया था, जॉर्ज पंचम ने, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो देखो प्रथम में नहीं लिया था कांग्रेस ने, तो दूसरे में भाग लिया था। ये बात कर रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो इसका मतलब ये भी सही है, दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था और गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। प्रथम और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने, बिल्कुल 89 ने तो भाग लिया है, आगे पढ़े, जिसमें 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश संसद और 57 भारतीय रियासत, भारतीय रियासतों के 57 नहीं थे, 16 थे भारतीय रियासतों के, और ब्रिटिश भारत के 16, ब्रिटिश भारत के नहीं, ब्रिटिश भारत के 57 थे। इनको उल्टा कर दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब इसमें 1 और 2 ऐसा विकल्प किसी में हो तो इसमें केवल 1 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अप्रैल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते हैं, तो उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक दल का गठन करते हैं और फॉरवर्ड नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। तो फॉरवर्ड, पहले मैसेज फॉरवर्ड हुआ, फिर ब्लॉक कर दिया, याद रह जाएगा 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यह बात याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेवेल योजना पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। बिल्कुल बुलाया गया था शिमला सम्मेलन वेवेल योजना पर विचार करने के लिए। अच्छा, वेवेल योजना क्या थी? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन से संबंधित योजना थी, जिसमें 2 पद, गवर्नर जनरल और प्रधान कमांडर इन चीफ, प्रधान सेना अध्यक्ष, उन 2 को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य लिए जाने थे। तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन शिमला में बुलाया गया था 1945 में। शिमला सम्मेलन से 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित, बिल्कुल 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया था, और जिसमें मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना ने और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था मौलाना आजाद ने। तो दोनों सही हो गए इसमें, 1 और 2, तो कथन दोनों सत्य हैं। आगे बढ़े, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार देखो, चंपारण आंदोलन होता है 1917 में, रायबरेली किसान आंदोलन ये बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में होता है असहयोग आंदोलन के दौरान ही, इसका मतलब 1920-21। ठीक है, और अच्छा
चलो वो तो बाद में बात करें, पहले लिख लें। फिर उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन हो गया 1918, और सरदार पटेल के नेतृत्व में बाद में गांधी जी भाग लेते हैं इसमें, और चंपारण में भी, क्योंकि गांधी जी का पहला एक प्रकार से भारत में सत्याग्रह है। नील किसान आंदोलन, ये नील किसान आंदोलन हो गया 1860 में, 59-60 में। दिगंबर और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, विश्वास के नेतृत्व में, ठीक है। तो इनका क्रम सबसे पहले आ गया 1860 यानी 4। तो 4 देखो, पहली बात तो 4 एक में ही हो रहा है यहां से, बाकी में 4 है ही नहीं। सबसे पहले क्रम पूछा है अगले ने कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो 4 नंबर। तो इसमें इसका मतलब आप अपने आप ही 1 आते ही हो जाएगा ये तो। फिर उसके बाद में 4 के बाद में देखो 1, हम क्रम से देख लेते हैं पहले अपने इस हिसाब से कि पहला हो गया ये 1860, फिर 1917 तो 1 आ गया, फिर उसके बाद में 1918 तो यानी 1 के बाद में 3 आ गया, तो 1 के बाद में 3, और लास्ट में आ गया रायबरेली किसान आंदोलन। तो इसका मतलब 4 1 3 2, तो क्रम से शायद मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात, मुंशीगंज गोलीकांड का संबंध अगर आपसे पूछे कि मुंशीगंज गोलीकांड, गोलीकांड का संबंध तो किससे होगा? इस रायबरेली किसान आंदोलन से होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, किस अवसर पर गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग, केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग, बोअर पदक का त्याग, जुल्लू पदक का त्याग, ये जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था यानी 1 अगस्त 1920 को, तो 1 अगस्त 1920 को यानी इसका मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान शुरुआती इस उपाधि की त्याग करके किया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो पहले, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिल्कुल थे। जिन्ना ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह, ये जिन्ना ने नहीं दी थी, ये गोखले ने दी थी, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, बिल्कुल पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दौरान ही थी, तो इसका मतलब इसमें 1 और 3 सही हो गए। अगले ने सत्य कथन ही पूछा है, तो 1 और 3 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता गांधी जी के साथ चंपारण आए थे? तो देखो, राजेंद्र प्रसाद तो चंपारण में थे ही, बुलाकर ही लाए थे। राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ये तो बुलाकर ले आए थे। मजरूल हक बिल्कुल थे। जेबी कृपलानी ये तो द्वारपाल का काम करते हैं। नरहरि पारिख ये भी थे, तो इसका मतलब 4 हैं, तो 4 ऑप्शन में इसका मतलब 1 2 3 4 चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन देखना है। पहला, युद्ध के बाद भारत का ढांचा तैयार करने के लिए, पहले तो आपको देखो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को गवर्नर जनरल या वाइसराय लिनलिथगो ने एक प्रकार से युद्ध में भारतीयों को उसका सहयोग लेने के लिए घोषणा की थी, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की और संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। तो इसमें युद्ध के बाद संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का एक निकाय बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। और यह पहली घोषणा होगी जिसमें भारत के लिए भारतीयों द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात होगी। यह अगस्त प्रस्ताव ही होता है। फिर ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, तो इसने पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं कही है, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात बिल्कुल कही थी। इसका विरोध इसी आधार पर, इस बात के आधार पर हुआ था कि जब पहले 1929 में लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो अब औपनिवेशिक स्वराज्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए इसे जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी थी पंडित नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव को। तो इसलिए यह बात भी इसमें है, यह बात तो दोनों सत्य हो गई। अगले ने पूछा असत्य, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी। बिल्कुल यह भी बात कही थी
कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उनकी बिना सहमति के कोई प्रावधान लागू नहीं होगा, यह बात भी कही थी। ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान से कोई आपत्ति हो तो वे अपनी स्थिति यथावत रख सकेंगे। ये अगस्त प्रस्ताव का नहीं है, ये क्रिप्स मिशन का है, ये क्रिप्स मिशन की बात है, क्रिप्स मिशन योजना की बात है। तो इसका मतलब इसमें असत्य ही पूछा है, असत्य ये है तो अपना उत्तर ही हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, अगला देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नांकित में से किसने उडुपी कर्नाटक में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर घेराबंदी की जिससे उन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार कर सजा दी गई? देखो, मनोहरा होलकर ये तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है 1967 में, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव, और ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला होती है, तो ये तो यहां नहीं होंगी इसमें। फिर उसके बाद में मैडम भिकाजी कामा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, भारतीय ध्वज की जननी है, ये मूलतः बंबई की है, और जो 1905 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन होता है स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट जर्मनी में, उसमें भारतीय ध्वज को पहनाती है, तिरंगे ध्वज को यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा ध्वज भारत का पहनाती हैं, इसीलिए इन्हें भारतीय ध्वज की जननी कहा गया है। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अंबाबाई, बिल्कुल ये कर्नाटक में, तो कर्नाटक ये अंबाबाई आ जाएंगी। मातंगिनी हजारा ये पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में, इनको बुढ़ी गांधी भी कहा जाता था, मिदनापुर में। और ये बुढ़ी गांधी इसलिए कि 71 वर्ष की आयु में इन्होंने थाने पर धावा बोल दिया था और उस दौरान ये मारी गई थी। तो मातंगिनी हजारा ये मिदनापुर से संबंधित है, तो अपना उत्तर कर्नाटक पूछा इन्होंने, तो ये कर्नाटक आ गई कौन? अंबाबाई। अगली बात करें, किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि केवल समर्थ किसानों से ही राजस्व वसूल किया जाएगा एवं गरीब किसानों को इससे मुक्ति दी जाएगी? ये खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ये घोषणा करते हैं, लेकिन तब तक अधिकांश किसानों ने लगान जमा करवा दिया था, क्योंकि जब गांधी जी इस आंदोलन में प्रवेश करते हैं तो मुद्दा यह भी उठता है कि जब अकाल पड़ा हुआ है, अकाल के बावजूद लगान लिया जा रहा है, जबकि नियम क्या है कि अगर 50% से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है तो लगान में रियायत दी जाएगी। तो सरकार ने कहा कि ठीक है अब रियायत दे देते हैं, लेकिन तब तक वो वसूल कर चुके थे। तो इसलिए यहां आपको याद तो रखना, ये बात खेड़ा सत्याग्रह के दौरान थी। अगली बात करें, सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित नेता थे। तो देखो, सी राजगोपालाचारी तो थे, ये तो शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि हम याद ही ऐसे सी राजगोपालाचारी शिक्षा। बलदेव सिंह, तो बलदेव यानी रक्षा विभाग। जॉन मथाई उस समय वित्त विभाग में थे पहले, ये 2 बार बाद में उद्योग, क्योंकि बाद में जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी तो ये वित्त विभाग लियाकत अली के पास चला जाएगा, लेकिन जॉन मथाई के पास पहले वित्त विभाग था, बाद में उद्योग विभाग हो जाता है। सैयद अली जहीर, ये एक प्रकार से एक तो विमान, एक तो विधायी, तो विधायी विभाग भी इनके पास था, और 1-2 और विभाग थे, अभी मुझे क्लियर पता नहीं है, क्योंकि इनको बाद में हटा देते हैं, तो बाद में ये भी हट जाते हैं ये बिल्कुल। तो यहां पर ये चारों, क्योंकि ये भी थोड़े समय के लिए रहते हैं। अच्छा, डाक विभाग की इनके पास था, डाक विभाग भी। ठीक है, तो ये सैयद अली जहीर भी शामिल हैं, चारों ही हो गए इसमें। तो राजगोपालाचारी, अगले ने पूछा सम्मिलित नेता थे, तो चारों ही हो गए। इसका मतलब 1 2 4 है, 1 2 3 4 ये रहा चौथे ऑप्शन में, तो चारों हैं इसमें। ठीक है, पंडित नेहरू इसमें उपाध्यक्ष थे, ये बात भी ध्यान रखनी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और रियासतों से संबंधित मामले थे। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव पर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखो, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का सेनाध्यक्ष बनाया गया था। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। ठीक है, चलो अगली बात करें, अगला प्रश्न,
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अल्बानी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 1754 में था, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये अमेरिकी उपनिवेशों का एक सामूहिक सम्मेलन, पहला सम्मेलन ही होता है उनके लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मुख्य भूमिका रहती है इसमें, और ये बस्तियों की फ्रांसीसियों के आक्रमणों से रक्षा के लिए इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि फ्रांस उसके बाद में तो देखो 1754 में ये सम्मेलन होता है, और 1756 में 56 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध चलता ही है। तो फ्रांस का आक्रमण न हो इसलिए बस्तियों की क्षत्रिय सुरक्षा, यही आ गया पहला इसमें मुख्य उद्देश्य। बाकी देखते हैं, बस्तियों की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, यहां पर कोई बात ही नहीं थी। नेविगेशन एक्ट का विरोध भी नहीं है यहां पर, क्योंकि नेविगेशन वैसे 1751 में लागू तो हो जाता है, इससे पहले। फिर मुद्रा अधिनियम, ये तो बहुत बाद में आता है, तो इसमें एक ही होगा, बस्तियों की क्षत्रिय सुरक्षा मुख्य उद्देश्य। और पूछा इनमें से एक ही बताना है हमें, तो बस्तियों की क्षत्रिय सुरक्षा ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग है? तो अप्रैल 1917 में लेनिन ने कि अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी कि सारी शक्तियां तो सोवियतों को सौंप दो, सोवियत यानी पंचायतों को, और उनका फिर एक संघीय राज्य बना दो, जिसे हम आगे चलकर क्या किस रूप में आ जाता है, सोवियत संघ के रूप में। तो उसमें देखो क्या क्या भागे थी। पूंजीवाद व युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल लेनिन ने बल दिया था, और उस अप्रैल थीसिस का भाग था। पुलिस व सेना की समाप्ति, इस पर बल बात कही थी, व्यवहार में लागू नहीं किया इसको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बिल्कुल ये भी था। भूमि का राष्ट्रीयकरण व किसानों में वितरण, बिल्कुल ये बात भी थी। इसका मतलब चारों बातें थी, तो चारों हो गई इसमें। चारों कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसमें है ये रहा 2 नंबर, 1, 2, 3 व 4, तो चारों बातें हैं इसमें। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के दौरान पेट्रोग्राद क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो देखो क्या है इसमें, पहले 7 मार्च को मजदूरों की हड़ताल होती है, 7 मार्च 1917 को मजदूर हड़ताल। 8 मार्च को इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस हड़ताल में महिला शामिल। फिर 12 मार्च को इसमें सेना शामिल हो जाएगी, यहीं से वास्तविक शुरुआत होगी क्रांति की। तो वैसे पेट्रोग्राद में क्रांति का घटनाक्रम तो 7 मार्च से शुरू हो गया, वास्तविक शुरुआत होगी 12 मार्च को। और 14 मार्च को प्रिंस लवाव के नेतृत्व में क्रांतिकारी अपनी एक सरकार का गठन कर लेंगे, अस्थायी सरकार का, लवाव के नेतृत्व में। और 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय त्यागपत्र दे देगा, उसी के साथ रोमेनोव राजवंश समाप्त हो जाएगा, रोमेनोव वंश की समाप्ति। तो यहां देखो वास्तविक शुरुआत 12 मार्च को है, लेकिन 12 मार्च इसमें कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस शुरुआत से ही मानेंगे, मजदूरों की हड़ताल से ही। तो इसमें आ गया 7 मार्च। अगर 12 मार्च होता तो क्रांति की वास्तविक शुरुआत है वो 12 मार्च को होती है, तो 7 मार्च से यह घटनाक्रम शुरू हो जाता है, तो 7 मार्च। अगली बात, निम्नलिखित कथनों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थायी शांति की स्थापना हेतु तो पेरिस में शांति सम्मेलन, बिल्कुल पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ 1919 में। पेरिस शांति सम्मेलन में 52 नहीं 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 32 देशों के प्रतिनिधियों ने। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य तो केवल एक ही हुआ, तो केवल एक सत्य है इसमें कि 52 ने होकर 32। देखो पहली बात, पराजित किसी भी देश को नहीं बुलाया गया था। विजेताओं में रूस और रोमानिया के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वो पहले ही अपने आप युद्ध से अलग हो गए थे, मित्र राष्ट्रों की ओर से थे लेकिन वो अलग हो गए थे, तो उनको भी नहीं बुलाया गया था। इसलिए केवल 32 देशों के प्रतिनिधियों को ही बुलाया गया था। तो केवल 32 देशों को बुलाया गया, इसका मतलब इसमें ये गलत हो जाएगा, तो ये हो गया, और केवल एक सही। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं में कौन सा सही या सुमेलित है? देखो ऑपरेशन बारबोसा, 39 में नहीं, बारबोसा 22 जून 41 को होता है, ये बारबोसा 22 जून 1941। तो ये तो गलत हो गया इसमें, अगले ने पूछा असुमेलित, तो ये तो असुमेलित है। फिर उसके बाद में जापान का, ये 7 दिसंबर 1941, तो ये तो सही है 1941 में।
फिर मित्र राष्ट्रों द्वारा सिसिली पर कब्जा, बिल्कुल 1943 में ऑपरेशन हस्की द्वारा, ऑपरेशन हस्की द्वारा सिसिली पर अधिकार करते हैं। तो इसमें अगले ने पूछा है सही सुमेलित कौन से हैं, तो इसमें एक नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएंगे, तो केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ऑपरेशन बारबोसा है वो 1941 में है। अगला प्रश्न देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, देखो पहली बात 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने किया पोलैंड पर आक्रमण, उसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब उसके बाद में 3 सितंबर को, पहले तो चेतावनी दी और फिर उसके बाद में 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो यहां 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने, तो ब्रिटेन ने 3 सितंबर को, तो इसका मतलब ये 3 सितंबर 1939 आ गया इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का। तो देखो जून 1940 में फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था, बिल्कुल जून 1940 में फ्रांस की मेजिनो लाइन को तोड़ते हुए जर्मनी ने उत्तरी फ्रांस पर तो पूरा अधिकार कर लिया और दक्षिण फ्रांस में अपने समर्थक को शासक बना दिया, मार्शल पेता को। तो यहां पर अच्छा, जब मार्शल पेता को दक्षिण फ्रांस का शासक बना दिया तो वहां का जो फ्रांस का सेनापति था वो भागकर चला गया इंग्लैंड, उसका नाम था जनरल डिगोल। और जैसे अपने यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और फिर संघर्ष की आजाद हिंद सरकार का गठन किया, वैसे आजाद फ्रांस सरकार और फौज का गठन किया किसने? जनरल डिगाल ने, वहां पर फ्रांस में। तो ये इसके बाद भी घटना होती है, तो ये तो सही है। अगले ने असत्य पूछा है। फिर उसके बाद में जर्मनी ने सितंबर 1939 में साइलेशिया पर, बिल्कुल साइलेशिया पोलैंड का हिस्सा है, और पोलैंड पर कब अधिकार करता है? सितंबर 1939 में, तो ये पोलैंड का हिस्सा है। तो इस पर सितंबर 1939 में ही अधिकार कर लिया था। जून 1941 के जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, तो ये तो है ना जून 1941 में, अभी बताया था मैंने, ऑपरेशन बारबोसा के माध्यम से 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद में अप्रैल 1944 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यह गलत है, हिटलर 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करता है अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ, पत्नी और प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या करता है। तो 1945 है, इसका मतलब यह गलत हो गया 4 नंबर का। तो इसमें विकल्प उत्तर आ जाएगा 4 नंबर का, यहां पर 44 की बजाय 45 होना चाहिए था। फिर उसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को वृषभ के विषय में जानकारी थी। तो बिल्कुल थी उनको तो जानकारी वृषभ के विषय में। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां बिल्कुल मिली हैं, ऐसी चक्कियां जिसमें बीच में गड्ढा बना हुआ हो और फिर वो अनाज पीसने के काम आती थी, तो बिल्कुल मिली है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा स्थलों से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों हो गए इसमें। फिर उसके बाद में अगला, जब कोई बौद्ध भिक्षु अपने घर का परित्याग कर किसी बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिव्राजक जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लेता था, वह संस्कार होता था, तो प्रवर्ज्या बौद्ध संस्कार। देखो उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश को कहा जाता, संघ में प्रवेश, ठीक है। प्रवर्ज्या है वो दीक्षा लेने का संस्कार, संस्कार। उपोसत उपवास के दिवस होते 4 उपवास के दिवस, ठीक है, जिनमें अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, ये 4 उपोसत दिवस होते, अर्थात उपवास के दिवस होते। आश्रव, ये जैन धर्म से संबंधित शब्दावली है कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह है, उसको कहते आश्रव। तो ये जैन धर्म की शब्दावली है। ये 3 है बौद्ध धर्म से, बौद्ध संघ की प्रणाली से संबंधित। तो इसमें उत्तर हो गया अपने प्रवर्ज्या, यानी कि जब भी कोई भिक्षु अपने घर का परित्याग करता और बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिव्राजक जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लेता, तो वह संस्कार होता प्रवर्ज्या संस्कार, ठीक है।
अगला, निम्नलिखित में से किन साहित्यिक स्रोतों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन पूरी जानकारी मिल रही है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मौर्य काल में, क्योंकि विशाखदत्त है तो गुप्त काल का, लेकिन इसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं, एक तो देवी चंद्रगुप्तम, एक मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस मौर्यों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस मौर्यों के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल देती है। सोमदेव रचित कथा सरित सागर बिल्कुल देती है, ये भी जानकारी। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ये भी जानकारी देती है। तो ये जानकारी देती है चारों। बस ये एक समसामयिक है उस समय की, और ये तीन बाद की रचनाएं हैं। तो चारों की चारों जानकारी देती है। इसका मतलब इसमें आ गया, हाँ कहां हो गया, ये रहा पहला ही ऑप्शन, 1 2 3 व 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बौद्धिस्त्व तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? सांची स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक का रानियों के साथ बौद्धिस्त्व यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ यात्रा का जो चित्रांकन है वो इस पर है। कौन से पर? सांची के स्तूप पर। अच्छा, एक बात और बताता हूं, अशोक और उसकी 2 रानियों की जो मूर्ति है वो कर्नाटक के कनगनहल्ली से मिली है। कर्नाटक में एक जगह है कनगनहल्ली, वहां से अशोक की रानियों सहित मूर्ति मिली है, और उसमें लिखा हुआ भी है रण्यो अशोक। इसका मतलब अशोक का नाम भी मिलता है वहां पर। जैसे अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, उदगेमल, निटूर आदि में अशोक का नाम मिलता है, वैसे कनगनहल्ली वाली जो मूर्ति है कर्नाटक की, उसमें भी अशोक का नाम मिलता है। चलो खैर, तो यहां ये सांची की बात है, सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर। आगे बात करें, स्कंदगुप्त कालीन किस अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो देखो, कहोम अभिलेख, पहला ही ऑप्शन दे दिया। इसमें 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। दामोदरपुर, ये ताम्रपत्र है, ये दामोदरपुर अभिलेख, और ये कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के है ही नहीं। ये तीनों ताम्रपत्र, 3 ताम्रपत्र आते हैं दामोदरपुर से, तो ये कुमारगुप्त के हैं। इसका मतलब ये तो वैसे ही अलग हो जाएगा। सूफिया अभिलेख, तो इसका मतलब इन 3 में से, अब सूफिया अभिलेख, ये अभिलेख जिसमें गुप्त वंशावली घटोत्कच गुप्त से प्रारंभ होती है। वैसे गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच गुप्त से होता है इस सूफिया अभिलेख में। भीतरी स्तंभ लेख, इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इनकी माताओं के नाम मिलते हैं इस अभिलेख में। इसके अलावा स्कंदगुप्त के समय जो हूण आक्रमण है उसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से भी मिलती है हूण आक्रमण की, और प्रमुख गुप्त शासकों की माताओं के नाम। इसका मतलब गुप्त रानियों के, गुप्त शासकों की जो रानी है उनके नाम इसमें मिलते हैं भीतरी स्तंभ में। ये गाजीपुर में है। ध्यान रखना, देखो अभी हम थोड़ी देर पहले भीतरगांव मंदिर पढ़ा था, वो भीतरगांव तो है कानपुर में, भीतरी गांव है गाजीपुर में, है तो दोनों उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक कानपुर में है, एक गाजीपुर में है। अगली बात, सूरावर्दी सिलसिले के किस संत को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो सूरावर्दी, ये बहाउद्दीन जकारिया इसको। अच्छा, एक बहाउद्दीन जकारिया का आपको एक प्रसिद्ध कथन भी याद रखना है कि धन हृदय में रोग है लेकिन हथेली में औषधि है। ऐसा अगर कथन पूछे किसका है तो बहाउद्दीन जकारिया का। बहाउद्दीन जकारिया और बाबा फरीद के मध्य आपस में पत्राचार होता था, घनिष्ठ संबंध थे, तो इसलिए वो बोलते भी थे कि मेरे और जकारिया के बीच प्रेम का संबंध है, मेरे और आपके बीच बोलते वो। तो ये बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी? इल्तुतमिश ने। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण भी है। वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव। देखो आप सीधी सी कि सुभाष बाबू तो है ही नहीं यहां पर, सीधा सा अपने आप ही, क्योंकि ये तो एक तो अपने आप ही हो जाएगा, फिर इन तीन में बात रहेगी, तो जवाहरलाल नेहरू करना है आपको। अच्छा, अंग्रेजों भारत छोड़ो तो
वो नारा तो अलग होगा। ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था अंग्रेजों भारत नहीं, एशियाई छोड़ो। तो अंग्रेजों एशिया छोड़ो सरदार पटेल से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। तो ये क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद, बिल्कुल क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही आता है, वो यानी ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। इस आंदोलन के दौरान अनेक स्थानों पर स्वतंत्र सरकारों की, बिल्कुल जैसे बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में कोरापुट, महाराष्ट्र में सतारा, उत्तर प्रदेश में बलिया, इन स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। तो आपको याद भी रखने हैं। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कर प्रतिरोध, बिल्कुल उषा मेहता ने जैसे बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो इसका मतलब इसमें तीनों बातें सही आ गई। तो तीनों 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद भी हैं। ये HRA की बात चल रही है, तो HRA में चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मल तीनों ही आ गए। 1, 2, 3 ये हो जाएंगे इसमें। चलो आगे। फिर उसके बाद में, हालांकि देखो एक मिनट, कुछ पुस्तकों में चंद्रशेखर आजाद बाद में उपस्थित होते हैं, तो इसमें 2 और 3 ये भी माना जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बाद में सदस्य बनते हैं इसके। बिल्कुल संस्थापक तीनों ही करने हैं आपको, तीनों ही मानने हैं। चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मल तीनों। फिर उसके बाद में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित निम्नांकित क्रांतिकारी गतिविधियों का सही कालक्रम क्या है? तो देखो, सर कर्जन विलियम वाइली की हत्या ये होती है जुलाई 1909 में। मदनलाल ढींगरा हत्या करता है इसकी। तो देखो, स्कूल जुलाई में खुलने से जुलाई के मान भारत शिक्षा सचिव के सलाहकार की, शिक्षा सचिव की हत्या हो जाती है, भारत सचिव के शिक्षा सलाहकार। फिर सैंडर्स की हत्या, ये आपको पता है 17 दिसंबर 1928 को, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय कहा जाता है। फिर जैक्सन, इसको नासिक षड्यंत्र केस, तो ये 1909 ही है, 22 दिसंबर 1909। 22 दिसंबर 1909 नासिक 9, वैसे तो याद है लेकिन 9 में 2 हो गए ना, ये मैंने 7 लिख दिया यहां पर, 9 में 2 हो गए। तो अब आपको याद रखना है, ये दिसंबर में है जैक्सन की हत्या, और ये वाइली वाली जुलाई में है, तो पहले वो हो जाएगी। रेंड की हत्या, तो ये पूना प्ले कमिश्नर था रेंड, चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या की जाती है 1897 में। इसका मतलब इसमें क्रम ही पूछा है, कालक्रम। तो पहले 1 नंबर पर आ जाएगा 18, ये 1 नंबर पर 4, तो 1 नंबर पर 4, इसका मतलब ये 1 तो हट गया अब इन 3 में से। फिर दूसरा इसमें आ जाएगा 4 के बाद में 1 आएगा, क्योंकि जुलाई में है, ये 9 में 2 हो गए ना, तो 1 4 के बाद 1 किस में है? तो अब देखो 4 के बाद 1 2 में आ गया, तो इसका मतलब ये भी हट गया। अब फिर 9 वाला ही ले लेते हैं, तो 3। अब 4 के बाद पहले 1 आया, फिर उसके बाद में 1 मिनट रुको, पहले आ गया 4, तो 4 इसमें लगभग में है 4, तो 4 के बाद में आ गया 1, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया इसमें 3 और 2। ठीक है, तो इसमें हो गया 4 1 3 2, क्योंकि सैंडर्स की हत्या 28 में है, तो ये आ गए क्रम से। ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर उसके बाद में 1 आ गया, फिर उसके बाद में 3 आ गया और 2 आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न, वैदिक दार्शनिक विचारधारा का विकास का सही क्रम क्या है? एकवाद से प्रकृतिवाद नहीं, प्रकृतिवाद से जो शुरुआत ही होती है। प्रारंभ में ये जो वैदिक यानी आर्य हैं, वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हैं। जिस भी किसी प्राकृतिक शक्ति से भयभीत हुए या प्रभावित हुए, उसी को देवता मान लिया। तो इसलिए प्राकृतिक शक्तियों, तो प्रकृतिवाद से प्रारंभ बस केवल एक में ही है, तो आगे देखो मत चाहिए, प्रकृतिवाद से प्रारंभ, तो इसमें ये 2 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार, तो 1917 में ये अप्रैल थीसिस नाम से, अप्रैल 1917 में रखे गए थे।
इनको अप्रैल थीसिस बोलेंगे। फिर उसके बाद बस इतने ही प्रश्न है। बस आज की क्लास में इतनी चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।